हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरमनदीप सिंह और आप देख रहे हैं हरमन मोटर शो। आज मैं आपके लिए अपनी गाड़ी का 3 ईयर रिव्यू करने जा रहा हूँ। 3 सालों में जो इस गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स मैंने देखे हैं या जो भी इस गाड़ी में खामियां या अच्छी बातें हैं वो मैं आपको सारी इस गाड़ी के बारे में आज बताऊंगा। एक एक एलिमेंट के बारे में मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा। तो अगर आप इस गाड़ी को लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और काफ़ी पैसे भी बच सकते हैं इससे आपके। मेरी बाकी की वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं 5 सेगमेंट्स रखूंगा, बट इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंजन, फिर हम ड्राइव करके देखेंगे और पूरे 4 सेगमेंट्स में मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स ही बताऊंगा गाड़ी के। पहले हम आते हैं फ्रंट पे। अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो जो इसका बम्पर है वो काफ़ी मिनिमल डिज़ाइन वाला है, क्लीन करना आसान है और शेप वगैरह ठीक है इसकी। बट जो इसके बम्पर पे पेंट की क्वालिटी है वो बहुत पुअर है। आसानी से स्क्रैच आ जाते हैं, स्क्रैच की वजह से पेंट उतर जाता है, बम्पर का जो प्लास्टिक है वो दिखने लग जाता है और प्लास्टिक भी बहुत सॉफ्ट क्वालिटी का है। तो कहीं हल्की सी लग जाती है, जैसे ये लगी है तो ये पूरा कट गया था अंदर से, और ये हल्का सा टच हो जाता है कहीं पे तो पेंट उतर जाता है। और जो इसकी फॉग लाइट्स हैं वो काफ़ी नीचे हैं, तो इसकी थ्रो काफ़ी कम है, जैसे 150-200 मीटर के आसपास थ्रो है, तो फॉग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद जो इसकी हेडलाइट्स हैं उसकी भी हाइट ज़्यादा नहीं है, और अगर आप लो बीम पे चलाते हैं तो इसका भी थ्रो काफ़ी कम है फॉग लाइट्स की तरह। हाई बीम पे अगर हम करते हैं तो ही इसका थ्रो अच्छा आता है और ज़्यादा विजिबिलिटी होती है, नहीं तो लो बीम पे नहीं आती इसकी विजिबिलिटी। तो जैसी नई गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें काफ़ी हमें दूर का दिखाई दे जाता है, वो इसमें नहीं होता। अब हम आ गए गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे। तो अगर मैं साइड की बात करूँ तो यहाँ से हमारे पास पूरा मेटल शुरू हो जाता है, आगे बम्पर प्लास्टिक का है। तो जो मेटल पोर्शन है इसका मेटल काफ़ी अच्छा, क्वालिटी अच्छी है, बहुत ड्यूरेबल है और स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो आपको भी कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। मेरा भी रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ था और उसमें मैं बच गया क्योंकि ये मेटल वगैरह काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है इस गाड़ी का। और उसके अलावा जो ये साइड व्यू मिरर है उसमें भी यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है, तो इसमें भी बड़ी आसानी से स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। हमारे पास टर्न इंडिकेटर यहीं पे है और जो रियर व्यू मिरर है वो हम अंदर से कंट्रोल कर सकते हैं। जो ये रियर व्यू मिरर है ये बहुत डेलिकेट है अंदर से, तो जो वो गाड़ी धोने वाला आता है वो जोर लगा के अगर धो देगा तो ये अंदर से टूट भी सकता है उसका जो जॉइंट है। और इसके रियर व्यू मिरर्स काफ़ी महंगे आते हैं, मेरे ख्याल से सेट इसका 7,000 का है, दोनों रियर व्यू मिरर्स का, जिसमें अंदर मोटर लगी हुई है और ये अंदर से सेट होते हैं। तो एक प्रॉब्लम है हुंडई की, कोई भी चीज़ आपने अगर चेंज करानी है तो काफ़ी एक्सपेंसिव है वो। बाकी अगर मारुति वगैरह की मैं बात करूँ तो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती वो। बाकी अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो गाड़ी ऑलमोस्ट 28,500 किलोमीटर चल चुकी है और इसका टायर साइज़ है 165/65 R14। तो रेडियल टायर्स हैं इसमें और अभी अच्छी इसकी ग्रिप बची हुई है, तो मेरे हिसाब से 20,000 किलोमीटर आसपास और चल जाएंगे अभी। बट मैं शायद पहले चेंज करा दूंगा क्योंकि टाइम काफ़ी हो जाता है और टाइम के साथ रबर ख़राब हो जाती है और टूटने लग जाती है, तो वो काफ़ी अनसेफ हो जाएगा अगर रबर टूटने लग गई तो। बाकी टायर वगैरह सही हैं, कंट्रोल अच्छा है इस गाड़ी पे, और जो कंपनी फिटेड टायर थे वही लगे हुए हैं और मैंने अलॉय भी नहीं लगाया, जो कंपनी से रिम आते हैं वही चढ़े हुए हैं और उसके ऊपर रिम का कवर है, और कुछ किया नहीं है इसमें मैंने। ऊपर इसमें जो रूफ रेल हैं वो भी प्लास्टिक के हैं, तो इस पर आप सपोर्ट लेके बैठ नहीं सकते, या वो अलग जैसे सपोर्ट लेके कई लोग चढ़ जाते हैं या वो सब नहीं कर सकते क्योंकि ये टूट सकता है। फिर एक और प्रॉब्लम है, जो पीछे का पैसेंजर डोर है उसमें अगर हम आपने अंदर जाके बैठना हो तो आप दरवाज़ा हल्का सा खोल के बैठ नहीं सकते आसानी से, क्योंकि वो सीट की पोजीशन ऐसी है कि आपको ज़्यादा खोल के ही बैठ सकते हैं आप कंफर्टेबली। तो एक ये प्रॉब्लम है। बाकी जो इसके दरवाजे हैं वो काफ़ी मोटे हैं, काफ़ी थिक दरवाजे हैं इसके एक छोटी कार के हिसाब से, तो जब हम बंद करते हैं तो एक अच्छा सा साउंड आता है थक का कि अच्छे से क्लोज हो गए हैं डोर और स्टेडी डोर हैं इसके। चलिए बैक साइड देखते हैं कि क्या क्या है बैक में। अब हम आ गए हैं इस गाड़ी की बैक प्रोफाइल के बारे में बात करने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी सेम बम्पर, सिंपल सा डिज़ाइन है इसका। जो इसके बाद 2017 मॉडल आया था उसमें यहाँ पे ब्लैक पोर्शन था, तो वो ग्रे सा हो जाता है ओवर टाइम, और ये ज़्यादा बेटर है, ओवर टाइम इसका कलर भी चेंज नहीं होता। तो जैसा आप पीछे देख सकते हैं कोई स्क्रैच नहीं है या कुछ वो नहीं है पेंट वगैरह उतरा हो, तो ये एक्चुअली चेंज हुआ था ये पूरा, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था और पीछे से पूरी गाड़ी डैमेज हो गई थी। तो अगर मैं इसकी बूट खोलने की बात करूं तो हमें चाबी में कोई स्पेसिफिक बटन नहीं मिलता बूट खोलने के लिए। हम अनलॉक करते हैं अगर गाड़ी को तो हम यहाँ से एक बटन है उसको खोल के बूट ओपन कर सकते हैं। तो इसकी स्पेस काफ़ी अच्छी है, मतलब
एक बड़ा बैग और 2-3 छोटे बैग आराम से आ सकते हैं इसमें। 260 लीटर्स के आसपास की बूट स्पेस है इसकी, पर जो इसकी लोडिंग लिप है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो जो आपने सामान रखा हुआ है उसको आपको निकालने के लिए पहले ऊपर करना पड़ता है, फिर बाहर निकालना पड़ता है। तो ये इसमें प्रॉब्लम है कि सीधा सामान नहीं निकलता। बट यहाँ पे प्लास्टिक दे रखा है तो आपका ये पेंट वर्क ख़राब नहीं होता जैसे आप कोई सामान घसीट के निकालते हैं। उसके साथ में जो यहाँ पे पार्सल ट्रे है, ये गाड़ी के साथ ही आई थी स्पोर्ट्स मॉडल में, और पीछे डिफॉग लाइंस हैं, वाइपर नहीं है पीछे। फिर साथ में हमें पीछे 4 पार्किंग सेंसर दे रखे हैं, तो गाड़ी पार्क करनी आसान हो जाती है, वो टू टू करने लग जाती है, और कुछ नहीं है। बाकी जो इसका पीछे से ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छी है। तो कहीं आपने टेढ़ी मेढ़ी जगह अगर आपने गाड़ी खड़ानी है या कहीं ऊंची सी जगह गाड़ी खड़ानी है तो रिवर्स में खड़ानी ज़्यादा आसान रहती है रेदर देन सीधी खड़ी करने में। तो नीचे से गाड़ी लगती नहीं है और ख़राब नहीं होती। और जो फ्रंट में प्लास्टिक की बात थी वो सेम है। यहाँ पे प्लास्टिक क्वालिटी वो बहुत अच्छी नहीं है, तो अगर हल्का सा स्क्रैच पड़ गया तो वो पेंट भी उतर जाएगा, वो प्लास्टिक दिखने लग जाएगा अंदर से, ये प्रॉब्लम है इसकी। और साथ में जो इसका ये एंटीना है ये मेरे को बड़ा बेकार लगता है। इतना बड़ा एंटीना दे रखा है इसमें हुंडई ने। स्विफ्ट वगैरह में छोटा सा शार्क फिन एंटीना आता है या फिर छोटा 6-7 इंच का एंटीना आता है, इसमें 1.5-2 फुट का एंटीना दे रखा है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। बाकी जो ये गोल सा डिज़ाइन है इसका, उसकी वजह से अगर कहीं आप मिट्टी वाली जगह चला रहे हो गाड़ी को तो बैक फ्लो की वजह से यहाँ पे मिट्टी जम जाती है, तो उसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी कम हो रही है अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो। और ये प्रॉब्लम शहरों में तो नहीं आती है, बट अगर आप किसी रूरल एरिया में ज़्यादा चला रहे हो तो फिर आपका बार बार आपको शीशा साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे वाइपर भी नहीं है स्पोर्ट्स मॉडल में। तो एक ये प्रॉब्लम है। पीछे हमें बैजिंग मिल जाती है नॉर्मल स्पोर्ट्स हुंडई ग्रैंड i10 1.2 इंजन की स्पेसिफिकेशन है। बाकी गाड़ी चलाने में बढ़िया है, स्मूथ है। और रोड ट्रिप वगैरह पे लेके जानी हो आपने कहीं, या फिर इमरजेंसी भी आपने जाना हो, तो डीजल की तरह पहले इसको स्टार्ट करके थोड़ी देर रखना नहीं पड़ता, आप स्टार्ट करके जा सकते हैं आराम से। और एवरेज वगैरह की बात मैं इंजन में करता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, अब चलते हैं इंटीरियर में। चलिए अब इस गाड़ी का पार्ट 2 शुरू करते हैं, जिसमें हम आगे इंटीरियर में और इंटीरियर स्पेस देखेंगे, इंटीरियर के बारे में बात करेंगे और क्या क्या है इसके इंटीरियर में उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं ड्राइवर सीट पे आया हूँ, तो मैं ड्राइविंग के बारे में बात करूंगा कि कैसी है इस गाड़ी की ड्राइविंग। तो जो इसका स्टीयरिंग है वो काफ़ी स्मूथ है, स्टीयरिंग पोजीशन अच्छी है इसकी। उसके साथ में अगर आप इसको स्टार्ट कर देते हैं तो स्टीयरिंग हो जाता है, पावर स्टीयरिंग है, तो वो मूव करना आसान हो जाता है। फिर उसके बाद साथ में हमें स्पोर्ट्स मॉडल में इसमें यहाँ पे कंट्रोल्स मिल रहे हैं, स्टीयरिंग में वॉइस के कंट्रोल्स मिल रहे हैं, साथ में म्यूजिक कंट्रोल्स मिल रहे हैं, और ट्रिप के भी ओडोमीटर में आप ट्रिप सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। तो इसके कंट्रोल्स भी हमें स्टीयरिंग में मिल रहे हैं। स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है इसका। 1 फिंगर कंट्रोल भी अगर मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ जैसे ये चीज़। तो ये स्मूथनेस कईयों को पसंद आती है, मेरे को तो बड़ी अच्छी लगती है, बट कईयों को इससे मज़ा नहीं आता, तो उनकी मर्जी है, जैसा उनको अच्छा लगता है। और साथ में हमारे पास वाइपर के कंट्रोल्स लेफ्ट साइड में हैं और हेडलाइट के कंट्रोल्स राइट साइड में हैं। तो जर्मन या अमेरिकन गाड़ियों में उल्टा होता है और ये नॉर्थ कोरियन है, तो इसमें लेफ्ट साइड में वाइपर कंट्रोल है और राइट साइड में हेडलाइट कंट्रोल्स हैं। उसके साथ में जो मेरी सीट है उसमें यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ तो कोई रेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे हुंडई को मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई रेस्ट अगर आप दे सकें तो दे दें। साथ में जो इसकी गियर की पोजीशन है वो थोड़ी सी आगे है, तो अगर आपको गियर चेंज करना पड़ता है तो जैसे मेरी हाइट ज़्यादा है, फॉर रेफरेंस मेरी हाइट है 5'10", तो नॉर्मल बंदे के लिए रिलैक्स सिटिंग पोजीशन में बैठ के गियर शिफ्ट करना कोई आसान काम नहीं है, तो थोड़ा सा आगे है इसलिए ऐसा हो सकता है। और साथ में इसमें स्टीयरिंग हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, मैं पूरा ऊपर रखता हूँ क्योंकि फिर टांगों को काफ़ी क्लियरेंस मिल जाती है। और जो हमारा एसी है इसमें वो काफ़ी पावरफुल एसी है, मैं हर साल इसका एसी का फ़िल्टर चेंज करा देता हूँ और हो सके तो 6-7 महीने में वो साफ़ भी कर देता हूँ, यहाँ से निकल के आ जाता है वो साफ़ कर सकते हैं हम। जो एसी के कंट्रोल्स हैं वो काफ़ी इजी हैं, हमारे पास नॉब्स दे रखी हैं, नॉब्स को कंट्रोल करना ड्राइविंग के टाइम बहुत आसान हो जाता है। नई वाली ग्रैंड i10 में यहाँ पे जो म्यूजिक सिस्टम आ रहा है उसमें टच स्क्रीन वगैरह भी है, वो अच्छी चीज़ है, बट इसमें ब्लूटूथ है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मैं अपने फ़ोन से म्यूजिक जो मैंने चलाना वो चला लेता हूँ मैं। और
यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं फ़ोन कनेक्टेड है मेरा तो मैं यहाँ से गाने आगे पीछे कर सकता हूँ। इन बटन्स की एक और प्रॉब्लम है जो मैंने काफ़ी सारे कस्टमर्स के साथ सुनी है कि जो वॉल्यूम प्लस का बटन है और जो फॉरवर्ड बटन है वो दोनों में प्रॉब्लम आती है और ओवर द टाइम वो काम करना बंद कर देते हैं या फिर 3-4 क्लिक के साथ करने पड़ते हैं। तो जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसके बाद जब मैं सर्विस के लिए लेके गया था तो मैंने उनको कहा था कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है। इसका स्टीयरिंग को यहाँ से खोल के इलेक्ट्रॉनिक वायर निकाल के उसको कनेक्शन को दोबारा जोड़ दिया था तो फिर वो चलने लग गया था, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर 6-7 महीने बाद सेम प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई और अब भी अगर मैं इसको 2-3 बार दबाता हूँ तो ही ये बटन काम करता है। कभी कभार एक बार में काम कर जाता है, नहीं तो एक बार में काम नहीं करता। उसके साथ में हमें यहाँ पे तो थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस दे रखी है गियर नॉब के आगे, और उसके यहाँ पे गियर नॉब से नीचे हमारे पास 2 बॉटल होल्डर या फिर ग्लास होल्डर हैं और एक फ़ोन रखने के लिए थोड़ी सी जगह है। हैंड ब्रेक की पोजीशन काफ़ी अच्छी है, तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको हैंड ब्रेक लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। राइट साइड में हमारे पास सारे स्विचेज़ हैं। अगर मैं शीशे बंद करना चाहूँ तो यहीं से कर सकता हूँ, शीशे खोलना चाहूँ तो वही एक ही बटन है, उसको ऊपर नीचे कर दो। कंट्रोल्स दोनों शीशे के यहीं पे हैं। अगर मैं ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा कंट्रोल करना चाहूँ दोनों शीशे को तो मैं यहीं बैठे बैठे कर सकता हूँ। ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है मेरे को और काफ़ी गाड़ियों में नहीं है। ये डोर लॉक अनलॉक वो भी यहीं पे है। फिर अगर आपने पीछे वाले चाइल्ड सेफ्टी के लिए मिरर ऊपर नीचे ना हो वो लॉक करने हैं तो वो भी यहीं पे बटन है। फर्स्ट इसकी विंडो है वो ऑटो डाउन है और ये सिर्फ सिंगल विंडो के लिए ही है, ड्राइवर विंडो के लिए ही है। ऑटो अपनी है, ऑटो डाउन है ओनली, और बाकी किसी विंडो के लिए नहीं है। और जो इसके ये बटन्स हैं, ज़्यादातर जो बटन्स हैं ये रात को इल्यूमिनेट होते हैं या छोटी छोटी लाइट दे रखी है इनमें। तो जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं ये छोटी छोटी लाइट्स हैं इसमें, तो ये रात को हेडलाइट ऑन करने पे दिख जाती हैं। उसके अलावा जो ग्लव बॉक्स है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ठीक है, कुछ खास नहीं है, बट ये कूल्ड है ग्लव बॉक्स। तो इसमें आपको अगर जैसे लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, गर्मी हो रही है, तो आप एसी ऑन करके पानी रख सकते हैं। इसमें पानी 1-1.5 घंटे में ठंडा हो जाता है। तो अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो पानी आपको ठंडा मिलेगा। जब मैं जयपुर गया था इस गाड़ी को लेके, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अप्रैल में गए हुए थे हम लोग, तो हम 2 बॉटल इसमें रख देते थे और सारा दिन गाड़ी में चलते रहते थे जहाँ भी जाना है। तो 2 बॉटल जब भी हम देखते थे वो ठंडी होती थी, तो हमें हमेशा ठंडा पानी मिलता रहा। इसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ हमें। और जो इसके इंटीरियर की प्लास्टिक की क्वालिटी है वो हर जगह से काफ़ी अच्छी है। मैं कहीं भी टच करूँ रगड़ है, काफ़ी सॉलिड है और साफ़ करना आसान हो जाता है इसको, और फिर स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं पड़ते। तो ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो सीट्स हैं इसकी, इस पर मैंने कवर चढ़ा रखा है, सीट्स अच्छी हैं काफ़ी ज़्यादा। जो सेम सेगमेंट में दूसरी गाड़ियाँ हैं उसमें आपको इतना अंडर थाई सपोर्ट नहीं मिलता। जैसे मैं इस पोजीशन में यूजुअली चलाता हूँ गाड़ी को, तो सेम सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में इतना अंडर थाई सपोर्ट किसी और कार में नहीं मिलता। और सीटिंग पोजीशन इसकी अच्छी है, इसकी सीट ऊपर नीचे नहीं होती, आगे पीछे हो जाती है, उसके हिसाब से इसकी सीटिंग पोजीशन अच्छी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। साथ में इसमें यूएसबी हमें दे रखी है, ऑक्स आउटपुट भी दे रखा है अगर आपने ऑक्स लगा के म्यूज़िक चेंज करना है। और मेरे पास आईफोन है तो इसमें यूएसबी से भी म्यूज़िक लगा सकता हूँ मैं, वो भी एज ए ऑक्स इनपुट ले लेता है उसको। फिर साथ में हमें 12 वोल्ट का चार्जर भी दे रखा है एक, उससे मैं अपना फ़ोन वगैरह कुछ भी चार्ज कर सकता हूँ। और जो इसके रेडियो कंट्रोल्स हैं वो भी काफ़ी इजी टू यूज़ हैं, नॉब्स है हर जगह, तो नॉब्स चलाने में काफ़ी आसान रहती हैं। जो नई गाड़ियों में वो टच स्क्रीन या टच बटन्स आ रहे हैं तो आपको एकदम देख के करना पड़ता है। इसमें तो नॉब है, ऐसे ऐसे करके आप गाड़ी चलाते हुए आराम से नॉब घुमाई जाओ, तो ये आसान रहता है। और नॉब से एकदम आपकी वॉल्यूम भी चेंज हो जाती है, तो ये अच्छी चीज़ है। जो इसका रियर व्यू मिरर है हीटेड नहीं है और नहीं ऑटोमेटिक नहीं है, सॉरी, और इसको चेंज करना पड़ता है नाइट साइड के हिसाब से। तो अगर आप रात को जैसे हाई बीम आ रही है पीछे से तो इस बटन को पीछे करना पड़ता है ताकि जो दूसरे एंगल पे मिरर है उससे हमें रिफ्लेक्शन आए, जिसकी रिफ्लेक्शन कम आती है। तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी जो इसका सनवाइज़र है वो काफ़ी बड़ा है और प्रॉब्लम नहीं आती अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपको धूप लग रही है तो कवर कर लेता है ये काफ़ी अच्छे से। दरवाज़ों में हमारे पास स्टोरेज स्पेस बहुत अच्छी है, तो अगर आपने डीओ वगैरह रखना है तो वो भी आ जाएगा। साथ में अगर आपने 1-1 लीटर की बोतल चारों दरवाज़ों में रखनी है तो वो चारों दरवाज़ों में बड़े आराम से आ जाएगी। तो ये अच्छी चीज़ लगती है मेरे को कि जैसे हम जा रहे हैं कहीं तो ट्रिप्स में या कहीं पे, तो हम ये वाटर बॉटल वगैरह रख सकते हैं। और गाड़ी में और कोई दिक्कत नहीं आती, मेरे को अभी 3 साल हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इन बटन्स के अलावा, और अच्छी चल रही है बहुत ज़्यादा। इंटीरियर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जो इसकी प्रॉब्लम है वो एवरेज की है, क्योंकि इसकी एवरेज इतनी कंपनी क्लेम करती है, ARAI से काफ़ी कम आती है। और उसके बारे में बाद में बात करते हैं ड्राइव करते हुए। अभी चलते हैं बैक सीट में और रियर सीट कंफर्ट देखते हैं। अब हम आ गए इसकी रियर सीट में। तो जैसा आपने देखा मेरे को पूरा दरवाज़ा खोल के फिर बैठना पड़ा, तो ये इस गाड़ी की प्रॉब्लम है
कि आपको ज़्यादा अगर टाइट स्पेस में आपने पार्क कर रखी है तो पीछे वाले पैसेंजर नहीं बैठ सकते उस टाइम। और फॉर रेफरेंस मैंने अभी अपनी हाइट के हिसाब से ड्राइवर सीट सेट कर रखी है। मेरी हाइट है 5'10", तो मेरे को पीछे हेडरूम में और आगे भी हेडरूम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जो इसकी सीटिंग पोजीशन है वो 2 लोगों के लिए पीछे अच्छी है, मतलब 2 अगर हेल्दी लोग हैं। 3 लोग अगर थोड़े से पतले हैं तो आराम से बैठ सकते हैं, मेरे जैसे हैं तो 3 कंफर्टेबल नहीं बैठ पाएंगे। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं मेरे नीज टच हो रहे हैं, बट ये सीट कवर है उसके साथ टच हो रहे हैं। सीट थोड़ी अंदर को है यहाँ पे सीट, तो सीट के साथ टच नहीं होते, ये कवर थोड़ा सा लूज है। और साथ में यहाँ पे कवर में भी स्टोरेज है, तो आप सामान रख सकते हैं। पीछे हमारे पास एसी वेंट्स हैं। पीछे के एसी इतने पावरफुल नहीं है क्योंकि वो सेम चैनल से ही आ रहे हैं, तो अगर आपने आगे के एसी ऑन कर रखे हैं, वेंट्स खोल रखे हैं, तो पीछे तक ज़्यादा हवा नहीं आती है। अगर आपने पूरी गाड़ी ठंडी करनी है और गर्म हो रखी है तो मेरे हिसाब से 3-4 मिनट लग जाते हैं पूरी गाड़ी को ठंडी करने में। और पीछे हमारे पास पावर विंडोज़ हैं आगे की तरह, और यहाँ पे हैंडल है जिसमें आप फ़ोन वगैरह भी रख सकते हैं। पीछे भी हम 1 लीटर की वाटर बॉटल रख सकते हैं। और चारों दरवाजों में स्पीकर हैं। स्पीकर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, बट अगर आप इसकी सेटिंग्स चेंज करें, बेस चेंज करें या ट्रैवल चेंज करें, फिर वो ठीक काम करते हैं। बट अगर आप फ़ोन से इक्वलाइजर से सेटिंग चेंज कर दें फिर वो फटने लग जाते हैं या अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते। जो रियर हमारे पास पार्सल ट्रे है, इसमें हमारे पास कोई स्पीकर या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमारे पास प्लेन पार्सल ट्रे है, तो यहाँ पे भी हम सामान रख सकते हैं। और पीछे का व्यू भी काफ़ी क्लियर है, तो अगर ड्राइवर वहाँ बैठा हुआ है तो उसको अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है। अगर 2 लोग पीछे बैठे हों, अगर 3 लोग पीछे बैठे हों तो सेंटर से काफ़ी कवर हो जाता है, और ओवरव्यू में अनइंटरप्टेड व्यू नहीं मिलता, थोड़ा वो प्रॉब्लम आ जाती है उसकी वजह से। तो अगर पीछे 2 लोग बैठे हैं तो ये गाड़ी में 4 पैसेंजर के लिए बहुत अच्छी कार है। अगर 5 बैठे और हेल्दी लोग हों 5, तो पीछे वो 3 कंफर्टेबल नहीं बैठ पाएंगे। और उसके साथ में जो सेंटर में हेडरेस्ट नहीं है हमारे पास, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो बंदा फिर लॉन्ग ड्राइव पे सर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके उसको बैठना पड़ता है। जो फ्रंट सीट में भी हेडरेस्ट है वो गाड़ी में जुड़े हुए हैं, पीछे वाले भी जुड़े हुए हैं सीट्स में, तो हम उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से जो एक मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आई थी, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे को पीछे से किसी गाड़ी ने ठोक दिया था। तो मैं ऐसे बैठा हुआ था गाड़ी पे, तो पीछे हेडरेस्ट मेरी हाइट के हिसाब से थोड़ा सा नीचे था, तो एकदम झटका लगा और मेरी गर्दन में स्ट्रेन आ गया था। तो ये प्रॉब्लम है इसमें कि हेडरेस्ट हाइट के हिसाब से आप एडजस्ट नहीं कर सकते। Hyundai की जो नई ग्रैंड i10 आई है उसमें भी यही प्रॉब्लम है कि आप हेडरेस्ट को एडजस्ट नहीं कर सकते। और अगर Hyundai वाले ये चेंज कर सकते हैं तो प्लीज़ इसको चेंज करिए, क्योंकि एक लंबा आदमी आपकी ग्रैंड i10 में बैठ तो सकता है, बट उसकी नेक को रेस्ट नहीं है पीछे, तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है। उसके साथ में इंटीरियर में और तो कुछ नहीं है, बाकी फुट स्पेस ठीक है। यहाँ सेंटर में भी ज़्यादा बड़ा ट्रांसमिशन टनल नहीं है, तो 3 लोगों के पैर आराम से आ जाते हैं। और साथ में फ्रंट सीट्स के नीचे भी हम पैर डाल के अच्छी स्पेस मिल जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब हम बोनट खोल के देखते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या इसकी इंजन कैपेसिटी और कैसा इसका इंजन बे है। उसके साथ में मैं एक बहुत बताना चाहूँगा, जो इसके वाइपर है उसकी क्वालिटी बहुत बेकार है, मतलब 1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर ही ख़राब हो गए थे। अभी तक मैंने वैसे चेंज नहीं कराए, 3 साल हो गए, तो चंडीगढ़ में ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती तो चेंज नहीं कराए मैंने। तो बोनट खोल के देखते हैं। बोनट खोलने के लिए हमें यहाँ पे डैशबोर्ड के नीचे नॉब से या लीवर सा है उसको खींचना पड़ता है। तो ऐसा था कुछ इसका इंजन बे है। इसमें हमें इंजन की कैपेसिटी है वो 1200 सीसी है, नॉर्मल कार के हिसाब से ठीक है, बट थोड़ा सा ज़्यादा होता तो अच्छा रहता। बट जो इसका पंचीनेस है वो काफ़ी अच्छी है, 82 हॉर्स पावर का इसका इंजन है, बट इसकी एवरेज काफ़ी कम आती है। और इसमें फ्यूल चेंज करना भी आसान है, यहाँ से आप इसको खोल सकते हो और लेवल BC से चेक कर सकते हो, और इसको आप इसी में डाल के बंद कर दो, तो ये अच्छी चीज़ है इसकी। उसके साथ यहाँ पे कूलेंट डलता है, इसमें बैटरी वगैरह है, और वॉशर के लिए आपने पानी डालना हो तो उसका भी इजी एक्सेस है। और जो इंजन बे है वो काफ़ी ओपन सी है, तो एयर फ्लो बना रहता है और इंजन ज़्यादा गर्म नहीं होता इसका। और जो एयर फिल्टर है इसका वो काफ़ी बड़ा है, ऊपर ही दे रखा है हमें, तो इसको भी चेंज करना हो, ये साफ़ करना काफ़ी आसान है। इसकी एवरेज वाली प्रॉब्लम है वो ये है कि जो ARAI ने टेस्टिंग करी होती है हाईवे पे, उन्होंने हाईवे स्पीड 40, 50, 60 जो पुरानी चली आ रही है उसी पे टेस्टिंग करी हुई है, और जो सिटी स्पीड्स है सिटी में भी 25, 30 के आसपास की स्पीड पे टेस्ट किया हुआ है। और जो एक्चुअल में आज की डेट में सिटी सिनेरियो है ट्रैफिक का, उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत है, तो उसकी वजह से हमें
जो इस गाड़ी से मेरे को एवरेज मिल रही है वो 14 है, और अगर ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा हो तो 13 के आसपास की एवरेज आती है। हाईवे पे अगर मैं लॉन्ग ट्रिप पे भी इसको लेके गया हूँ तो 18-19 के आसपास की एवरेज आई है हाईवे पे मैक्सिमम। और अगर मैं एक एवरेज से निकालूंगी हाईवे और सिटी में, अगर आप टूर पे जा रहे हैं तो कितनी एवरेज आएगी, तो 17-18 के आसपास आएगी। मैंने अप्रैल 2019 में एक ट्रिप किया था 1800 किलोमीटर का। उस ट्रिप में मैं आगरा, दिल्ली और जयपुर वगैरह घूम के आया था चंडीगढ़ से। तो पूरी ट्रिप की एवरेज मेरे को ऑलमोस्ट 17 साढ़े 17 के बीच में आई थी, जिसमें शायद 20% हम सिटी में घूम रहे थे या 80% हम हाईवे पे थे। तो हाईवे स्पीड, अगर आप स्पीड की भी उसमें है इशू कि अगर आप ज़्यादा स्पीड पे जाते हैं तो इसकी एवरेज कम होनी शुरू हो जाती है। 80 तक ठीक एवरेज आएगी अगर आप 80 पे कांस्टेंट चला सकते हैं, 70-80 के बीच में, और शायद 19 से ऊपर की एवरेज पक्का आएगी अगर आप 70-80 के बीच में कांस्टेंट चला सकते हैं। बट आज की डेट में हाईवे ऐसे हैं जहाँ पे स्पीड लिमिट ही 100 के आसपास की होती है यूजुअली, तो उस पर कोई 70-80 की स्पीड पे नहीं चलाता। तो अगर आप 100 पे चलाते हैं तो इसकी एवरेज कम होनी शुरू हो जाती है और ये इंजन उतना लोड नहीं ले पाता। और अगर इसमें 5 बंदे बैठे हों फिर भी इसकी एवरेज थोड़ी सी कम हो जाती है, 1-2 पॉइंट्स का फ़र्क आ जाता है इसमें। तो ये थी इसकी इंजन की कहानी, और तो इसमें कुछ खास नहीं है। बाकी इसका इंजन मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा पंची है नॉर्मल दूसरी गाड़ियों से। तो ये था बस इंजन के बारे में। अब हम इसको ड्राइव करके देखेंगे गाड़ी को, और ड्राइविंग के मैं आपको सस्पेंशन के बारे में बताऊंगा और ड्राइविंग डायनेमिक्स के बारे में बताऊंगा। अब हम आ गए गाड़ी की ड्राइवर सीट पे। तो अब मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। मेरे हिसाब से आपको अभी कोई इंजन नॉइज नहीं आ रही होगी। थोड़ी रेव करता हूँ कार। इस कार की एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग काफ़ी स्मूथ है, ब्रेकिंग काफ़ी पावरफुल है इसकी। और इसमें ABS नहीं है, इसकी वजह से जो ब्रेक्स हैं, डिस्क ब्रेक हैं फ्रंट में और रियर में जो ड्रम ब्रेक हैं, वो काफ़ी जल्दी गाड़ी को रोक सकता है। बट क्योंकि ABS नहीं है तो गाड़ी के टायर लॉक हो जाते हैं और स्किड भी कर सकते हैं। तो जैसे आपका रेनी सीजन, अभी तो जैसे ABS स्टैंडर्ड हो गया है तो अभी ये प्रॉब्लम नहीं आती। बट जो 2016 वाले मॉडल्स हैं या उनसे पहले वाले मॉडल्स हैं उसमें आपका टायर लॉक होके और स्किड बन सकती है या आप गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। तो बारिश के मौसम में इसको स्लो चलाना ही बेहतर रहता है। और अगर मैं इसकी बात करूं कि इस गाड़ी को अगर आप कहीं लॉन्ग रूट पे लेके जाना चाहते हैं या फिर दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए लेके जाना चाहते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसी है। तो मैं तो जा चुका हूँ इस पर 2 बार। चंडीगढ़ से एक बार मैं IIT मंडी जाना था मैंने कंपटीशन के लिए, तो भी मैं ले गया था विदाउट एनी प्रायर चेक्स और सर्विसेज। सो आराम से ले गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को, चला गया था, मैं आ गया था। अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं और लोगों का मिसकंसेप्शन रहता है कि छोटी कार पे लंबा ट्रिप जाया जाए या ना जाया जाए, तो मेरा तो यही प्रेफरेंस रहती है कि जहाँ भी जाऊँगा अपनी गाड़ी ले जाऊँ। सो मैं तो काफ़ी घूम चुका हूँ इस गाड़ी पे। लास्ट में गया था जो मेरा सबसे बड़ा रोड ट्रिप था, 1800 किलोमीटर का रोड ट्रिप था, चंडीगढ़ टू जयपुर, जयपुर टू आगे अजमेर, फिर वापस, फिर उसके बाद आगरा से वृंदावन होते हुए फिर हम दिल्ली आए, दिल्ली से फिर चंडीगढ़। तो ये ऑलमोस्ट 1750 या 1800 किलोमीटर के आसपास हो गया था। और बड़ा मज़ा आया इस ट्रिप पे। 4 लोग थे हम ज़्यादा ट्रिप पे, तो कंफर्टेबल बैठे रहे। बट जब हम 5 बैठते थे, 5 दोस्त, तो बैक सीट में सेंटर में जो बंदा बैठता था उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता था, क्योंकि सेंटर वाली सीट में थोड़ा सा वो भी नहीं है डैम्प सा कि आसानी से वो कुशन होके बैठा रहे। साथ में पीछे हेडरेस्ट नहीं है, तो हेडरेस्ट की वजह से वो आराम से ऐसे सिर टिका के बैठ नहीं सकता, तो एक प्रॉब्लम है। फिर उसके साथ में जो एवरेज आती है ऑन हाईवे एवरेज, जो मैंने पहले भी बताया कि स्पीड के साथ डिक्रीज कर जाती है। मतलब अगर आप 70-80 से ऊपर जाते हैं तो आपकी एवरेज थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाती है, और 100 के ऊपर तो काफ़ी कम हो जाती है। और काफ़ी कम मतलब ये भी नहीं है कि पूरी गिर जाएगी, मैं 100 के ऊपर चलाता नहीं हूँ। बट मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब मैं 80-90 के आसपास चला रहा हूँ या ज़्यादा या उससे आसपास चला रहा हूँ, तो एवरेज मेरे को कम मिली है रेदर देन 70-80 की स्पीड पे। तो मैं यही प्रेफर करता हूँ कि 70-80 पे चलाऊँ, और सेफ भी है वो स्पीड, क्योंकि मैं तो 70-80 पे कंट्रोल कर सकता हूँ, वो सामने वाला बंदा कर सकता है कि नहीं कर सकता इसका मेरे को नहीं पता। तो सेफ रहती है, इसलिए मैं भी आपको भी प्रेफर करूँगा कि अगर आप
जल्दी में नहीं है तो आराम से चलाएं इसको। फिर उसके बाद अगर मैं इसकी हैंडलिंग की बात करता हूँ तो हैंडलिंग बहुत स्मूथ है, बहुत ज़्यादा अच्छी हैंडलिंग है, मारुति से तो कहीं बेहतर है। तो गाड़ी चलाने में पूरा मज़ा आता है, शहर के लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है ये। बट जो इसमें दिक्कत आती है वो ये है कि इसका जो रिवर्स गियर है, अगर आपने कहीं कार पार्क कर रखी है या फिर आप कहीं जा भी रहे हैं तो अगर आपने कहीं रिवर्स करनी है तो कभी कभी रिवर्स गियर अटकता है। और मैंने जो चीज़ ज़्यादा नोटिस करी है वो ये है कि अगर मैं कहीं स्लांट पे पार्क कर दूं तो उसके बाद वो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि रिवर्स गियर अटकेगा। और अगर मैं स्लांट पे पार्क ना करूं तो ऐसी प्रॉब्लम मेरे को कम आती है। वैसे ये रिवर्स गियर अटकने वाली प्रॉब्लम मेरे को पहले 2 साल तो बिल्कुल भी नहीं आई, लास्ट 1 ईयर में ही आ रही है। और ये भी मतलब मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा आती है, लाइक 50 में से 1 बार ऐसा होता है या 2 बार ऐसा होता है कि रिवर्स गियर मैं डाल रहा हूँ और इंगेज नहीं हो रहा। सो इस प्रॉब्लम का मेरे को ठीक से पता नहीं है कि रीज़न क्या है, बट मेरे साथ तो ये इतनी की बार ही होता है। कई लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा बार हो रहा है ये ग्रैंड राइडन की प्रॉब्लम है ये। तो ये अभी पता नहीं मेरे को नियोस में है कि नहीं है, मेरे को टेस्ट ड्राइव का भी मौका नहीं मिला। उसके बाद इसमें मैंने इसमें अभी तक कोई चेंज नहीं कराया है, जो फैक्ट्री से आया था वही आया हुआ है। तो जो इसके स्टॉक हॉर्न आता है या जो स्टॉक चीज़ें हैं कई, वो थोड़ी सी लो क्वालिटी हैं, जैसे मड गार्ड है वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे मेरे को। फिर उसके बाद जो हॉर्न है वो तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, बट मैंने चेंज नहीं कराया अभी तक। और जो हेडलाइट्स भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और बम्पर की तो मैंने बात शुरू में बताई आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी उस टाइम जब मैंने ली थी तो मेरे को ये अबाउट 5.5 लाख की पड़ी थी, और 5.5 लाख प्लस रोड टैक्स, मतलब 580-90 के आसपास की। और अब जो मैं नियोस का प्राइस देख रहा था अगर, तो वो अराउंड कॉस्ट कर रही है 640 एक्स शोरूम। और उसमें अगर आप इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ मिला दें तो आराम से 7 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। 1.2 स्पोर्ट्स। नियोस का इंटीरियर अच्छा है नो डाउट, बट 7 लाख की वैल्यू 2-3 सालों में इंक्रीज नहीं हुई है उस कार की। तो अगर 6.5 के आसपास होती तो बेटर रहता। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, किसी ऑफर में आपको मिल रही है, फिर तो ठीक है। बट 7 लाख मेरे को थोड़ा ज़्यादा लगता है एक छोटी सी कार के लिए। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 7 लाख रुपए खर्च रहे हैं इस पर, या अगर आप ऊपर जा रहे हैं, टॉप एंड मॉडल ले रहे हैं, फिर तो आप मत लीजिए। यू कैन गो फॉर अ लोअर एंड मॉडल, एंड आपको अगर उसमें बेसिक नीड्स आपकी फुलफिल हो रही हैं तो वो बढ़िया है आपके लिए। बाकी 8-9 लाख की तरफ जो हायर एंड मॉडल्स हैं जैसे एस्टा वगैरह है, तो वो वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतने प्राइस में आपको वेन्यू का बेस मॉडल भी आ जाएगा जिसमें अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, प्लस वेन्यू में स्पेस ज़्यादा है। फिर अलग से जो मतलब आपकी वैल्यू ऐड नहीं हुई उस प्राइस के बाद। 6 लाख के बाद जो आपने 9-10 लाख तक अगर आप जाते हैं तो उतनी वैल्यू नहीं है। अगर आप सेम उतना ही प्राइस खर्च रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि i20 या फिर बलिनो, ये अच्छे ऑप्शन हैं। अगर आप डिज़ायर सेडान क्लास की तरफ जाना चाहते हैं तो डिज़ायर भी ले सकते हैं, अमेज भी ले सकते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अपर मॉडल्स ना लीजिए। इसके लोअर मॉडल्स जो हैं ग्रैंड राइडन के, वो स्टिल वैल्यू फॉर मनी है। बट जो अपर मॉडल्स हैं हुंडई की तरफ से, वो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो मैंने भी इसीलिए मैंने स्पोर्ट्स मॉडल इसलिए लिया था क्योंकि उस टाइम एयरबैग्स जो आते थे वो सिर्फ इसी में आते थे, स्पोर्ट्स मॉडल से शुरू होते थे। जिसके नीचे के 2 मॉडल थे, मैग्ना और एरा, उसमें एयरबैग्स आते ही नहीं थे। तो ये एक इशू था मेरे लिए जिसकी वजह से मेरे को लेना पड़ा था स्पोर्ट्स मॉडल। नहीं तो मैंने छोटा मॉडल ले लेना था, मेरे को कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं था गाड़ी से। बाकी इसकी एवरेज की प्रॉब्लम है, एवरेज इतना कंपनी क्लेम करती है, कंपनी की भी प्रॉब्लम नहीं है ये। अपनी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके जो रोड टेस्टिंग के लॉज हैं वो बहुत पुराने हैं। वो हाईवे टेस्टिंग करती है वो 50 की स्पीड पे, और पता नहीं कौन से शहर में जाके वो सिटी टेस्टिंग करती है। तो जो एक्चुअल फिगर्स हैं, मैंने किसी से नहीं सुना कि शहर में उसकी ग्रैंड राइडन पेट्रोल की एवरेज आ रही हो अपना 18, जो कंपनी क्लेम कर रही है 17-18 के आसपास, और 20+ हाईवे एवरेज जो कंपनी क्लेम करती है या जो गवर्नमेंट क्लेम करती है, उतनी एवरेज भी मैंने किसी से नहीं सुनी।
तो मेरा यही सजेशन रहेगा, अगर आपकी रनिंग कम है फिर तो ये व्हीकल ठीक है, बट अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो वो जो खर्चा है ना पेट्रोल का, वो चुभता बहुत है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं फिर तो ठीक है भाई, अगर आप नहीं कर सकते तो ये जेब पे लात मारने वाले काम हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अपनी पहली एस्टिमेट लगा लीजिए कि पेट्रोल का प्राइस अगर इतना है तो उसमें 5% ऊपर नीचे करके आप महीने का इतना पैसा खर्च सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप नहीं कर सकते फिर तो मतलब खुद को दुख देने वाला काम हो जाएगा। फिर गाड़ी ली भी और दुखी भी रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है। बाकी अगर आपके और कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ये पार्किंग में बड़ी आसान है यार, ये पार्क करनी ना मतलब मजा आ जाता है, इतनी टाइट स्पेसेस से निकल जाती है गाड़ी आराम से। तो स्टीयरिंग स्मूथ है ना, इसकी वजह से दिक्कत भी नहीं आती, बार बार स्टीयरिंग घुमाई जाओ फिर भी कोई दिक्कत नहीं आती स्टीयरिंग घुमाने के। और ये चीज़ तो है, बट प्राइस इसका ज़्यादा पड़ जाता है क्योंकि फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा है। मेरी रनिंग एवरेज है महीने की 500-600 किलोमीटर, बट जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ या फिर ज़्यादा रनिंग हो जाती है, जैसे दिसंबर में मेरे को ज़्यादा आना जाना पड़ा एंड नवंबर में मेरी गाड़ी चली नहीं, तो नवंबर में क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था इसलिए नहीं चली, तो नवंबर में मेरा खर्चा 2000 भी नहीं हुआ और दिसंबर में मैं 7-8 हज़ार का पेट्रोल डलवा दिया था। तो ये अगर आप हैंडल कर सकते हो तो फिर तो आपके लिए गाड़ी ठीक है, नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई छोटी कार का डीजल वर्जन देख लीजिए, क्योंकि डीजल उतना ज़्यादा जेब पे भारी नहीं पड़ता और छोटी कार आपको इसी प्राइस सेगमेंट में डीजल भी मिल जाएगी। तो 8-9 लाख खर्चने का तो कोई फायदा नहीं है इस पर। 6-7 लाख तक आप बेस मॉडल लेके या फिर बेस से एक ऊपर मॉडल लेके आप इसको एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि इसमें स्पेस अच्छी है, मतलब बंदा ना खुला होकर बैठता है। तो जैसे अभी मैं बैठा हुआ हूँ, टर्बन भी टच नहीं हो रही है, टर्बन के साथ मेरी हाइट 6 फुट हो जाती है और फिर भी अच्छा भला गैप है यहाँ पे और आराम से मैं खुला होकर चौड़ा होकर बैठा हूँ। तो ये चीज़ ना आपको छोटी गाड़ी में नहीं मिलती। बट आपको अगर टॉप मॉडल लेना है इस गाड़ी का तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी वाली 9-10 लाख तक चली जाती है इसका टॉप मॉडल कई कई शहरों में। तो वो तो बिल्कुल भी मतलब वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं है। उसकी जगह आप दूसरे कई मॉडल्स देख सकते हैं, दूसरी कई गाड़ियां देख सकते हैं जो कि बेटर ऑप्शन रहेगा इससे, क्योंकि उसमें आपको स्पेस तो ज़्यादा मिलेगी बट आपकी सेगमेंट ही चेंज हो जाएगा, तो आपकी रीसेल वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आप कोई टॉप मॉडल लेते हैं किसी कार का तो आपको उसकी रीसेल वैल्यू उसके बेस मॉडल के अकॉर्डिंग ही मिलती है, जो कि ज़्यादा फर्क नहीं आता। फिर मान लो आप i10 का ही स्पोर्ट्स मॉडल लेते हो और कोई बंदा एक्स्ट्रा मॉडल लेता है, तो जो एक्स्ट्रा मॉडल लिया उसने खरीदते टाइम तो 1.5-2 लाख का फर्क जो था वो दे दिया, बट जब वो रीसेल करने जाता है तो उसका 1.5-2 लाख का फर्क वो 50-60 हज़ार का फर्क रह जाता है। तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि टॉप मॉडल की तरफ मत जाओ और जितनी आपकी नीड्स है ना उस हिसाब से आप मॉडल लो। अगर आपको ये लगता है कि आप 8-9 लाख खर्च रहे हो फिर भी आपको जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिल रही हैं, तो या तो आप एक सेगमेंट डाउन जाके उसका टॉप मॉडल ले लो, और या फिर एक सेगमेंट अप जाके उसका बेस मॉडल ले लो। वेन्यू इस टाइम पे मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि एक तो हुंडई से है तो उसका चैसी वगैरह काफ़ी अच्छी बिल्ट है, फिर उसके साथ जो हुंडई के इंजन आ रहे हैं काफ़ी स्मूथ हैं, काफ़ी रिलायबल हैं और नॉइज़ बहुत कम आती है। इस इंजन को मैं आराम से 5000 तक रेव कर लेता हूँ और कभी भी ऐसा नहीं लगता कि गाड़ी खड़क रही है या बहुत दिक्कत है। इस गाड़ी को 120 की स्पीड पे चला लो, 100 की स्पीड पे चला लो, कुछ नहीं होता। सस्पेंशन सॉफ्ट है इसका। हाँ, सस्पेंशन की एक और प्रॉब्लम है कि अगर आपके पीछे ज़्यादा लोड रखा हुआ है अपने डिक्की में और पीछे 3 बंदे बैठ गए तो ये गाड़ी दबती है, तो फिर आप इसको बेकार रोड पे तेज नहीं चला सकते, क्योंकि पीछे से दबती है गाड़ी, फिर उसके बाद टायर टच हो सकते हैं आपके मडगार्ड वाले या अंदर वाले एरिया से। तो सस्पेंशन इसका सॉफ्ट है। अगर आप कंफर्टली नॉर्मल स्पीड पे चला रहे हो तो आपको स्मूथ सीलिंग रहेगी, बट अगर आप ज़्यादा बंदे बिठा के खराब रोड पे चला रहे हो तो फिर वो टायर के लिए भी नहीं अच्छा, गाड़ी के लिए भी नहीं अच्छा और आपके टायर भी घिस सकते हैं, फट सकते हैं। तो सस्पेंशन की ये इशू है। मैं ज़्यादातर अकेले ही चलाता हूँ तो मेरे को तो सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। और तो कोई वो नहीं है इसमें खामी, या कोई इसके बटन्स वगैरह भी ख़राब नहीं हुए हैं अभी तक। यहाँ ये 2 हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गाड़ी वही लेना जिसकी चाबी लॉक करते हुए जब आप पीछे देखोगे ना तो पीछे देख के खुश हो जाओ। मतलब अगर आप गाड़ी ले लेते हो किसी के बोलने पे, किसी के सुनने पे, तो आपको गाड़ी तो मिल जाएगी
बट जब आप पार्किंग लॉट में पीछे देखोगे और लॉक करोगे ना, तो आपका दिल नहीं खुश होएगा। तो ये ध्यान रखना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ आपने सीखा हो गाड़ी के बारे में, या पता चला हो आपको कोई चीज़, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।